नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 9 बल और गति का आज अंतिम दिवस है। आज हम लेने जा रहे हैं इसमें प्रणोद, दाब, उत्प्लावन, बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं प्रणोद क्या है। देखिए बच्चों, प्रणोद जो है वो एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु के ऊपर, मान लीजिए ये वस्तु है तो इसकी ऊपरी सतह पर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे प्रणोद कहा जाता है। तो वस्तु की सतह के ऊपर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे हम, वस्तु की सतह के ऊपर लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। अब चूंकि प्रणोद एक बल ही है, इसलिए इसका मात्रक भी वही हो जाता है जो कि बल का मात्रक होता है। और बल का मात्रक ध्यान कीजिए क्या है, न्यूटन। तो प्रणोद का मात्रक भी है न्यूटन। वही दाब किसे कहेंगे हम? दाब की परिभाषा जब हम करेंगे तो हम कहेंगे वस्तु के प्रति एकांक, यहां क्षेत्रफल की भी बात आ जाती है, तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। और इस परिभाषा के आधार पर जो सूत्र निकल के आता है दाब का, दाब बराबर, यदि सूत्र रूप में इसको लिखने के लिए कहा जाए तो दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। और परिभाषा हमने की है प्रति एकांक क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल इकाई हो, एकांक का मतलब हमने आपको बताया था इकाई यानी एक, यदि क्षेत्रफल का मान 1 हो तो ये राशि 1, कोई मतलब नहीं इसका, तो बल जो लग रहा है वही क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो इसलिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा का बताया जाना आवश्यक नहीं है। मात्रक देखिए इसका, बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो न्यूटन, और आपको पहले बताया था यह खड़ी रेखा यानी प्रति, इसके नीचे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे किसके बराबर माना जाता है, एक इकाई इसका नाम दिया गया है पास्कल। तो एसआई पद्धति में दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, दोनों का मतलब एक ही है।
कारकों की बात करें जिन पर कि दाब निर्भर करता है, प्रभावित करने वाले कारक, चूंकि दाब के सूत्र में हमें बल और क्षेत्रफल दो चीजें नजर आ रही हैं, दो इकाइयां नजर आ रही हैं, दो राशियां नजर आ रही हैं, इसीलिए दाब का मान लगने वाले बल पर निर्भर करता है। पहला कारक हो गया लगने वाला बल। यदि यहां दाब को हम P से बताते हैं, प्रेशर अंग्रेजी में, बल को F से बताते हैं और क्षेत्रफल यहां A, तो लगने वाले बल के किस प्रकार निर्भर करेगा कि P समानुपाती F लगने वाले बल पर निर्भर करेगा। यदि बल का मान ज्यादा है तो लगने वाला दाब भी ज्यादा होगा। किस कंडीशन में, किस शर्त पर, कि यदि दोनों सतह जिनकी हम तुलना कर रहे हैं उनका क्षेत्रफल का मान क्या है, समान है। तो यदि क्षेत्रफल की राशि समान है तो यदि बल का मान अधिक है तो दाब भी अधिक होगा। इस चिन्ह का मतलब आप जानते हैं, पहले भी हम ले चुके हैं। इसका मतलब यह है यदि एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी उसके साथ साथ बढ़ता है, वहीं घटने पर इसका मान भी घटता है। इसी प्रकार एक और कारक है जिस पर यह दाब निर्भर करता है, वो है क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। P समानुपाती या अनुक्रमानुपाती 1/A के, क्योंकि क्षेत्रफल की जो राशि है वो बटे में लिखी हुई है, हर में लिखी हुई है, इसलिए दाब समानुपाती हो गया 1/A के। यानी जब कोई राशि 1 बटा करके लिखी जाती है उसका मतलब है दोनों एक दूसरे के उल्टी चलती है। यदि क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, और वहीं यदि क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। ये स्थिति तब निर्भर करेगी जबकि ऊपर वाली राशि यानी लगाए गए बल का मान क्या है, समान है। तो हमने देखा कि दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक हो जाते हैं। सबसे पहला जो बल उस पर लगाया जा रहा है, यदि बल ज्यादा लगाया जाता है, बल का मान अधिक है, तो लगने वाला दाब भी अधिक होगा। और दूसरा कारक हमने देखा सतह का क्षेत्रफल। यदि सतह का क्षेत्रफल अधिक है तो दाब का मान कम होगा, क्योंकि P समानुपाती है 1/A के। प्रणोद और दाब के बाद बात करेंगे हम उत्प्लावकता। देखिए, उत्प्लावकता जो है वो द्रव का एक गुण है। जब भी द्रव में किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो वह वस्तु के ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, उसे धक्का देता है ऊपर की तरफ। द्रव के इस गुण को, यानी जैसे हमने प्रणोद देखा था ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं, मान लीजिए ये वस्तु जो है वो हमने द्रव में डाली
अब द्रव की क्या प्रकृति है कि द्रव इस वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। इस बल को, जो बल द्रव द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु पर लग रहा है, उसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे हम इसकी। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई वस्तु पर क्या लगाता है? बल लगाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उत्प्लावकता कहते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उत्प्लावकता कहते हैं। अब चूंकि ये बल द्रव के द्वारा वस्तु पर लग रहा है, तो वस्तु किसी द्रव में तैरेगी या डूब जाएगी, ये दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है। देखते हैं कैसे। वस्तु का द्रव में तैरना या डूबना दो कारकों पर आधारित है। कौन से हैं वो दो कारक? देखिए, पहला कारक है वस्तु का भार। वस्तु अपने भार के कारण नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेगी, यानी वस्तु के भार के कारण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। वहीं दूसरा बल है उत्प्लावन बल, जो कि अभी हमने देखा कहां लगता है? ऊपर की तरफ, यानी उत्प्लावन वस्तु को ऊपर रखने का प्रयास करेगा। अब देखिए, किसी भी वस्तु पर दो लगातार बल लग रहे हैं। पहला बल उसे नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, वस्तु का भार, जबकि दूसरा बल उसे ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है। दो बल जब एक ही वस्तु पर लग रहे हैं तो जीत उसी की होगी जिसका मान ज्यादा होगा। तो इस प्रकार यदि पहली शर्त, यदि वस्तु का भार अधिक है, किससे? उत्प्लावन बल से। अब देखिए, कौन सा बल है जिसका मान ज्यादा है? यदि वस्तु का भार ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ वो जाएगी और डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार ज्यादा है उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। वहीं दूसरी स्थिति हम देखते हैं, यदि वस्तु का भार कम है उत्प्लावन बल से। अब देखिए,
ऊपर से नीचे की तरफ जो वजन लग रहा है वो है कम, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जो वजन लग रहा है वो है ज्यादा, तो वस्तु तैरेगी। वस्तु इस स्थिति में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। क्योंकि वस्तु का भार कम रह गया इसलिए वो पूर्णतया डूबेगी नहीं, और उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होने के कारण वस्तु तैरती रहेगी। तीसरी स्थिति लेते हैं, यदि दोनों बलों के मान बराबर हैं, यानी यदि वस्तु का भार बराबर है उत्प्लावन बल के। अब दोनों के मान बराबर होने की स्थिति में वस्तु पूर्णतया डूबकर तैरेगी। तो ये हैं वो तीन स्थितियां जो किस पर निर्भर करती हैं, दोनों बलों के तुलनात्मक मान पर निर्भर करती हैं। किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना उसके घनत्व द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि वस्तु का घनत्व यदि ज्यादा है किससे, दोनों के घनत्वों की तुलना कर रहे हैं हम। यदि जो द्रव है वो कौन है, जल है। यदि किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा है, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं उसका भार ज्यादा है जल के घनत्व से, तो जब वस्तु भारी है तो वस्तु डूबेगी। लेकिन वस्तु के तैरते रहने के लिए क्या होनी चाहिए शर्त, कि वस्तु का घनत्व कम हो जल के घनत्व से। उस स्थिति में जब वस्तु हल्की रह गई तो वो जल की सतह पर तैरेगी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि बर्फ जो है वो जल की सतह पर तैरती है। इसका सीधा सीधा अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व की तुलना में क्या है, कम है, तभी तो वो तैर पाती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना इन बातों पर निर्भर करता है कि उनके घनत्व कितने हैं तथा उत्प्लावन बल और वस्तु के भार में क्या संबंध है। नोट कर लें आप, समय हो चला है ब्रेक का। लौटते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद।
आए हों वो लिख सकते हैं, आपके लिए लिखा हुआ है। अभी हम बात यहाँ दो तरीके से कर रहे थे किसी भी वस्तु के कि वो तैरती क्यों है या डूब क्यों जाती है। तो इस पर आधारित है ये कि यदि वस्तु का वजन ज्यादा होगा उत्प्लावन बल से तो वो डूब जाएगी, और इसी प्रकार यदि जल से अगर तुलना की जाए और उस वस्तु का घनत्व जो है वो ज्यादा है तो भी वो डूब जाएगी। दूसरी तरफ यदि वस्तु का वजन कम है उत्प्लावन बल से तो वो तैरेगी, और यदि वस्तु का घनत्व कम है जल से तो भी वो तैरेगी। तो इस प्रकार हमने दोनों तरीके से बात कर ली कि क्यों कोई वस्तु पानी में डूब जाती है और क्यों तैरती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे का बना जहाज पानी की सतह पर तैर पाता है, जबकि एक छोटी सी कील जो है वो डूब जाती है। तो इनके कारण भी अभी हम स्पष्ट करेंगे। आगे इसी उत्प्लावन बल पर आधारित एक सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक आर्किमिडीज द्वारा। हम लेते हैं उस सिद्धांत को। आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को तरल में, तरल यानी द्रव में आंशिक या पूर्णतया डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो ऊपर की दिशा में वह एक बल अनुभव करती है, जिसका मान हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को द्रव में डालेंगे तो वो अपनी जगह बनाने के लिए वहां से पानी को हटाएगी, और जितनी मात्रा में वो पानी को हटा रही है यानी जितना भार है उस तरल का, वही भार के बराबर बल लगता है ऊपर की दिशा में, और इस बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, जो अभी अभी हमने देखा था। तो जिसका मान हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो ऊपर की दिशा में वह एक बल अनुभव करती है, जिसका मान हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, और यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है।
देखते हैं इस सिद्धांत का क्या उपयोग है। सबसे पहला, पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। अभी आपेक्षिक घनत्व की भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहला आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग है कि इसके माध्यम से हम पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व की गणना कर सकते हैं। दूसरा, जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। इनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इनकी संरचना इस प्रकार से रखी जाती है ताकि वो जल की सतह पर तैर सके। तीसरा है हाइड्रोमीटर तथा लैक्टोमीटर। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोमीटर वो उपकरण होता है जिसके द्वारा हम द्रवों का घनत्व ज्ञात करते हैं, और वही लैक्टोमीटर वो उपकरण है जिसके द्वारा हम दूध की शुद्धता को नापते हैं। तो इन दोनों का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। और चौथा, पानी में बर्फ का तैरना। इसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये है आपके सामने आर्किमिडीज का सिद्धांत और इस सिद्धांत के उपयोग। हमने दो शब्दों की बात की है, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। घनत्व क्या है? इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार करेंगे। एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। छोटी सी परिभाषा। अब इस परिभाषा को याद रखने के लिए देखिए, घनत्व का सूत्र हम क्या देते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। जहां घनत्व को यदि स्मॉल d से बता रहे हैं, यहां द्रव्यमान हमारा m और आयतन v। तो हमने बात की है घनत्व क्या है? एकांक आयतन, यानी आयतन की इकाई यदि एकांक हो तो जो द्रव्यमान है वही क्या है? उसका घनत्व है। घनत्व का मात्रक क्या है? द्रव्यमान को चूंकि हम किलोग्राम में नापते हैं तो किलोग्राम बटा और आयतन होता है घन मीटर यानी मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब है घनत्व का मात्रक। लास्ट टॉपिक, आपेक्षिक घनत्व।
परिभाषा, किसी पदार्थ का, संक्षेप में लिख रहे हैं, आपेक्षिक घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व का या जल के घनत्व का अनुपात है। सूत्र रूप में यदि इसे लिखा जाए तो हम लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर भी घनत्व की राशि है, नीचे भी घनत्व की राशि है, तो दोनों का जब अनुपात निकाला जाएगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो जब भी ऐसी राशियां, ऐसी इकाइयां जिनमें कि हम अनुपात निकालते हैं, ऊपर नीचे समान राशि है, तो उस राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये एक अनुपात है जो पानी और जल का परस्पर संबंध बताता है। अगली क्लास में बच्चों हम इस अध्याय में जो हमने दो बातें पढ़ी हैं, प्रणोद दाब और साथ ही साथ आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, इनसे संबंधित कुछ दैनिक जीवन की ऐसी घटनाएं, जैसे हमने आपको बताया कि लोहे से बना हुआ जो जहाज है वो पानी की सतह पर तैर पाता है जबकि कील पानी में डूब जाती है। इसी प्रकार कैंची और चाकू की धार नुकीली क्यों बनाई जाती है? क्यों एक कील को नुकीले सिरे से दीवार या लकड़ी में लगा पाना आसान होता है उसके चौड़े सिरे की तुलना में? इसी प्रकार भारी थैले को यदि उसकी पतली रस्सी है उसके द्वारा उठा पाना कठिन होता है। क्यों रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या लोहे के चौड़े स्लीपर लगाए जाते हैं? क्यों वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं? तो इन्हीं प्रश्नों को समझाने हेतु उपस्थित होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।